अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। लकड़ी के घर तो आपने देखे होंगे, लेकिन अब मैं आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाने जा रहा हूं जो कि लकड़ी से बनाई जा रही। एक नई तर्ज की आर्किटेक्चर जन्म ले रही है जिसके बानी हैं माइकल ग्रीन। माइकल ग्रीन सीईओ हैं माइकल ग्रीन आर्किटेक्चर एमजीए के, और ये एक ऐसी कंपनी है जो कि आर्किटेक्चर को रीडिफाइन कर रही है, नए तरीके से इस इंडस्ट्री की तरफ जा रही है। और इसका काम क्या है? इसका जो पहला काम है वो ये है कि ये अपनी इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें जो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, इनको लकड़ी से बनाते हैं। ये बड़ी इमारतें हैं, बुलंद व बाला इमारतें हैं, स्काई स्क्रैपर्स हैं। ये आइडिया मुझे मालूम है आपको इतना ज़्यादा भाया नहीं होगा, क्योंकि आप ये समझते हैं कि लकड़ी तो हमारे दुनिया में पहले ही कम है, और अगर हम लकड़ी काट काट के बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दें तो इसका क्या फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ भी आपको देखना होगा, क्योंकि इस वक्त हमारी आर्किटेक्चर जो इंडस्ट्री है, जो बिल्डिंग्स बनाती है, वो हमारी आबो हवा में जहरीली गैसें छोड़ रही। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी एटमॉस्फेयर में जितनी गैसेस जो कि हमारी एटमॉस्फेयर को गर्म कर रही हैं, जिन्हें ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, जो कि एनर्जी को, हीट को ट्रैप कर लेती हैं, उनका 39% आर्किटेक्चर इंडस्ट्री से आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गई, ये वो गैसेस हैं जो कि हमारी ज़मीन को गर्म कर रही हैं। लेकिन जब हम बिल्डिंग बनाने का सामान बनाते हैं, हीटिंग करते हैं, मटेरियल को ठंडा करते हैं, उसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो मुख्तलिफ स्टेजेस में ये गैसेस प्रोड्यूस होती हैं और हमारी ज़मीन को गर्म करती हैं। इसके अलावा जो मटेरियल है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, वो 4 किस्म का होता है। कंक्रीट होता है, स्टील होता है, मेसनरी होती हैं, ईंटें वगैरह होती हैं, या लकड़ी होती है। लकड़ी वो वाहिद मटेरियल है जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि ये बहुत कम कार्बन एटमॉस्फेयर में अखराज करती है। माइकल ग्रीन साहब ने एक किताब लिखी और इस किताब का नाम है टॉल वुड बिल्डिंग्स। उन्होंने बताया कि गोया कि कंक्रीट पर भी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है कि इसको बनाने में भी ग्रीन गैसेस कम से कम एमिट की जाएं, हवा में फेंकी जाएं। लेकिन अगर ऐसा कंक्रीट हम बना भी लेते हैं तो वो कार्बन फुटप्रिंट को 10 से 35%, मैक्सिमम 35% तक कम कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि हम कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग्स नहीं बना सकते, ऐसी बिल्डिंग नहीं बना सकते जो कि कार्बन का इखराज ना कर रहे हैं। मैं आपको कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग्स की तरफ लेकर जा रहा हूँ, उसकी एनिमेशन दिखा रहा हूँ जो कि हमें नेचर से मिलेंगी। हमें नेचर से, कुदरत से ऐसे आइडियाज़ मिल रहे हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए बिल्डिंग बना सकते हैं। कुदरत की बिल्डिंग क्या है? कुदरत की बिल्डिंग है एक आम पौधा। वो पौधा जो कि हमें जंगलों में नज़र आता है। जो जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जंगलात कटते जा रहे हैं और ये पौधे कम होते जा रहे हैं। लेकिन आज भी अगर इन पौधों को, इन दरख्तों को हम देखें तो हमें पता चलता है कि इनका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। इसलिए हम नेचर को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको कॉपी करने के लिए हम ऐसी बिल्डिंग्स बना रहे हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड हों, जो कि मटेरियल हमें नेचर से दें और जिनकी स्ट्रक्चरल मॉडलिंग भी नेचर जैसी हो। इसके लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, बल्कि हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि जंगलों से और मुख्तलिफ फसलों से हमें मिलता है। उस मटेरियल का इस्तेमाल करके उससे पेस्ट बनाई जाती है और उसके ज़रिए हम मुख्तलिफ़ किस्म की बिल्डिंग्स बनाएंगे। अगर आप एक दरख्त को गौर से देखें तो देखें कि दरख्त के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ होते हैं। ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो मैं आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ। एक टिश्यू नीचे से शुरू होता है, तने के साथ साथ ऊपर जाता है, जिसे लिग्निफाइड कहा जाता है। इस टिश्यू का स्ट्रक्चर स्पेशल किस्म का होता है और ये तने को पूरी जो प्रोटेक्शन है और जो स्ट्रेंथ है वो देता है। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि इस टिश्यू में आपको फाइबर स्ट्रक्चर भी नज़र आएंगे और उसके साथ आपको लाइनेन मटेरियल भी नज़र आएगा जो कि हमारी बिल्डिंग्स के लिए बड़ी ज़रूरी है। दरख्तों से एक चीज़ हमने और भी सीखी कि हमारे स्ट्रक्चर हमेशा चकोर होते हैं। जब इंसान कोई चीज़ बनाता है तो आपको स्क्वायर में या रेक्टेंगल शक्ल में नज़र आती है, जबकि आप दरख्तों की ब्रांचेस देखें तो वहाँ पर आपको सर्कुलर स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। और सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्हें बनाना भी आसान होता है, लेकिन कंक्रीट और स्टील के साथ हम सर्कुलर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। और उसके साथ साथ इन जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी स्ट्रेंथ बड़ी ज़्यादा होती है। तो जो बॉक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इंसान बनाता है, वो
एक तो इनएफिशिएंट होते हैं और उसके साथ साथ मटेरियल भी ज़्यादा लगता है और उनकी स्ट्रेंथ कम होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप एक स्ट्रक्चर देखें ओवरऑल, आपके पास कुछ 2 बीम्स हैं यहाँ पर और उसके साथ आपके पास कॉलम्स हैं। तो ये 2 कॉलम हैं और ये ऊपर एक बीम लगा हुआ है इस तरह। ये बीम है, ये बीम है और 2 कॉलम्स हैं और इसके ऊपर एक पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। अगर इस बिल्डिंग की फोर्सेस को देखा जाए कि कितनी फोर्स एक्सर्ट कर रही है सबसे निचली वाली बिल्ड हिस्से पर, तो आपको नज़र आएगा कि जो ब्लू कलर की फोर्स है वो ये नीचे की तरफ, ये बिल्डिंग का जो वज़न है वो नीचे की तरफ लगा रहा है, और जो येलो कलर है वो टेंशन फोर्स है। टेंशन फोर्स येलो कलर की है और ब्लू फोर्स नीचे। जब हम इसको स्टडी करते हैं, कंप्यूटर मॉडल में देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि इन फोर्सेस को बड़े अच्छे तरीके से बैलेंस किया जा सकता है इस बिल्डिंग को अगर सर्कुलर स्ट्रक्चर दिया जाए। सर्कुलर स्ट्रक्चर देने के लिए जब हमने डिज़ाइनिंग की सॉफ्टवेयर में, मॉड्यूल्स में, तो मैं आपको अब ये सॉफ्टवेयर की सारी सिमुलेशन दिखा रहा हूँ, तो हमें नज़र आया कि ये चीज़ें ज़्यादा हैं। जो रेड कलर की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं ये ज़्यादा, अगर इनको हटा दिया जाए तो हमें उतनी ही स्ट्रेंथ मिलेगी और बिल्डिंग जो है वो नेचर के करीब हो जाएगी। तो हमने ये चीज़ें हटा दी, 27% मटेरियल हमने निकाल दिया। तो मेरे पास बिल्डिंग ऐसी है जिसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट हुआ, सर्कुलर हुआ, 27% कम मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल वैसी ही है। और अगले 40 सालों तक ये बिल्डिंग, अगर आपने अगले 40 सालों तक बिल्डिंग्स बनानी है और उसमें हर बिल्डिंग में 27% कम मटेरियल लग रहा है, तो आप देखेंगे आप कितनी कॉस्ट सेव कर सकते हैं। जब हमने ये बिल्डिंग बनाई तो इसका जो सर्कुलर स्ट्रक्चर देने के लिए हमने रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया। हमने बहुत से रोबोट्स बनाए और उन रोबोट्स ने, एक तो सॉफ्टवेयर्स ने इनको ऑप्टिमाइज़ किया कि ये स्ट्रक्चर हमें चाहिए, बिल्डिंग लाइट होनी चाहिए और रिलायबल होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हमने रोबोटिक्स का इस्तेमाल किया और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जाके इसके जो फाइबर हैं उनको स्ट्रक्चर दिया, क्योंकि अगर फाइबर मजबूत होंगे तो ये बिल्डिंग मजबूत होगी। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि पॉलीमर के जो फाइबर्स हैं उनको किस तरीके से हमने बिल्कुल सीधा नहीं रखा, बल्कि उसको एक लेयर ऐसे और एक लेयर ऐसे, ताकि उसमें स्ट्रेंथ आ सके। तो इन दोनों चीज़ों को, लाइनन और पॉलीमर को इकट्ठा करके हमने ये मटेरियल बनाया, इसको 3D प्रिंट किया और उससे ये पूरी बिल्डिंग बनाई। और जब हमने इस बिल्डिंग को कस्टमाइज़ किया तो हमारे पास बहुत अच्छे सॉल्यूशंस आना शुरू हो गए। और ये सारा ग्रीन साहब ने काम किया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप उस ऑर्गेनाइजेशन को जाकर देख सकते हैं। तो मैं अब आपको एक एनिमेशन दिखा रहा हूँ और इस एनिमेशन में आपको वो एक पोर्च दिखा रहे हैं, एक जगह दिखा रहे हैं जो कि हमने लकड़ी से बनाई। लकड़ी से बनाने वाली चीज़ें कार्बन न्यूट्रल तो हैं, लेकिन एकदम हम लकड़ी पर शिफ्ट नहीं हो सकते। तो हमें बीच में, लकड़ी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, तो हमें उससे आगे जाना होगा और हमें 3D प्रिंटिंग के ज़रिए कुछ ऐसी बिल्डिंग्स बनानी होंगी जो कि प्योर लकड़ी बेस्ड ना हो, क्योंकि हम लकड़ी कहाँ से लाएंगे। एक तरीका तो ये है कि हम अब लकड़ी लैब में बना सकते हैं और इस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हो गए हैं, बल्कि लैब में लकड़ी बनाई भी जा चुकी है। तो ज़रूरी नहीं कि हम ज़मीन के अंदर जो दरख्त लगे हैं उनको निकाल कर उनकी ये बिल्डिंग बनाएं, लेकिन उसके साथ साथ अभी भी ये कार्बन न्यूट्रल प्रोसेस तो है, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। हमें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए और उसके लिए अब बहुत सी रिसर्च इस रिसर्च पर हो रही है, इन बुनियादों पर हो रही है कि हम किस तरीके से कार्बन न्यूट्रल घर बना सकते हैं और किस तरीके से इस पूरी इंडस्ट्री को हम शिफ्ट कर सकते हैं। एक नया आइडिया है, मुझे उम्मीद है ये नया आइडिया आपको पसंद आया होगा। आप में कोई अगर इस पर रिसर्च करना चाहे तो वो रिसर्च भी कर सकता है और इसे फर्दर बढ़ा भी सकता है, ताकि हम अपने मुल्क में भी कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग्स बनाते रहें। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।